हाय एवरीवन, दिस इज योबन भैया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई बैकलॉग कैसे कवर करें फॉर आईआईटी जेई। इसमें जेई मेन जेई एडवांस दोनों की हम बात कर रहे होंगे। साथ में जो बच्चे सीयूईटी वगैरह का भी अपने ऊपर बोझ लेके चल रहे हैं तो उसको भी हम साथ में कंसिडर करेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जाते, काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और सबके पीछे एक बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो उसको कवर कैसे करना है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लानिंग की, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम टेबल की कि भाई किस समय आपको क्या करना चाहिए, और साथ में बड़ी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएंगी। उससे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं एक प्यारे से कोट के साथ कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस फॉर जेई एंड नीट। हो सकता है लाइफ में कल को आप कोई और चीज़ कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसमें कोई दूसरी ट्रेट रिक्वायर्ड हो, राइट, कि आप सही अपॉर्चुनिटी को देख पाओ, वहाँ पे परसिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपका राइट टाइम पे राइट लोगों, मतलब अलग अलग चीज़ें। पर जब हम जेई की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, और आज हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ है भाई हाउ टू कवर बैकलॉग में जीआरपीए करके मैंने एक आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। और जीआरपीए वैसे आप याद रख सकते हो, ग्रुप ए गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ऊपर की जॉब्स को बोलते हैं ग्रुप ए जॉब्स। तो ग्रुप में जी स्टैंड करता है गोल्स के लिए, आर स्टैंड करता है रिसोर्सेज के लिए, पी स्टैंड करता है प्लान के लिए, और ए स्टैंड करता है एक्शन के लिए। बस इस स्ट्रैटेजी में एक गलती है, क्या? गोल्स नहीं होना चाहिए, क्लियर गोल्स होना चाहिए। रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। सिर्फ प्लान नहीं होना चाहिए, डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। और सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए, स्टार्ट कर देना एक्शन को, स्टार्ट एक्शन नव। जब मैं क्लियर गोल्स की बात करता हूं तो जब हम 11th-12th में होते हैं तो शुरुआत में तो यार सब जेई एडवांस के लिए आते हैं, पर धीरे धीरे किसी कारणवश बैकलॉग की वजह से या इंटरेस्ट उतना नहीं बनता या डिसिप्लिन उतना नहीं बन पाता, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को जेई मेन के लिए रेडी कर लेता है। फिर धीरे धीरे काफ़ी बच्चे अपने आप को वापस बोर्ड सीयूटी पे लेके आ जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी, एक हार्श ट्रूथ है। तो सबसे पहले तो हम गोल सेट करेंगे कि भाई हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें अपने आप से ऑनेस्टली बात करना होगा। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे सबको पता ही होगा, 300 मार्क्स का पेपर आता है जेई मेंस का, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में और 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होते हैं, इनमें से हमें 5 करने थे। ये हम 2023 की बात कर रहे हैं। टोटल हमारे 25 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट, 75 क्वेश्चन हमारे पूरे आते हैं। हाईएस्ट मार्क्स आप 300 स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। अब एक एक चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्लियर गोल्स का क्या मतलब है, ठीक है? जैसे अगर आप यार जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की 50,000 रैंक में आ जाते हो तो हमारा कुछ अच्छा सरकारी कॉलेजेस के अंदर आने का मौका में मिल पाता है। 10 लाख के करीबन यार बच्चे अप्लाई करेंगे, ऊपर के जो 50,000 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया, अगर आपको टॉप 100 रैंक के अंदर आना है तो आपके पास 268 मार्क्स होने चाहिए। टॉप जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं ना यार, इनको मैंने जो कैटेगरी दी है वो है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस वो बच्चे होने वाले हैं जिनका या तो आईआईटीज़ के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा या उन अच्छे कॉलेजेस के अंदर हो जाएगा जिनके अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच उन्हें मिल जाएगी। तो टॉप 10,000 मतलब कंप्यूटर साइंस या आईआईटी, आपको एक चीज़ मिल जाएगी। फिर मैंने दिए हैं बच्चों को एक टैगिंग विच इज़ ए प्लस। ए प्लस का मतलब वो है जो मतलब 10,000 से लेके 30,000 की रैंक के बीच में आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें एनआईटी ट्रिपल आईटी कुछ मिल जाएगा, आईआईटी भी मिल सकता है। इनमें से कुछ बच्चों को 16,000 सीट्स हैं वहाँ भी एडवांस में अगर बैठते हैं अच्छे से। और फिर तीसरी कैटेगरी है जो 30,000 से लेके 50,000 के बीच में स्कोर करेगी, वो है कैटेगरी ए स्टूडेंट्स। इनको एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा पर लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी या लोअर एनआईटी ट्रिपल आईटी के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। क्या चीज़ समझ में आ गई हमें? यहाँ पे हम सारी चीज़ें जनरल कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो साथ में जेई एडवांस की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। 2023 की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यार बैठते ज़्यादा बच्चे ज़रूर हैं, सीट्स भी हमारी इसके अंदर 16,000 के करीबन हैं, पर आपकी जो जनरेशन ए आईआईटीज़ हैं और जनरेशन बी सेकंड आईआईटीज़ हैं, राइट, उनमें बच्चे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनके लिए जो टॉप 30,000 कैंडिडेट्स होते हैं ना, जिनकी रैंक टॉप 30,000 में आई है जेई मेन के अंदर, इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जेई एडवांस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। और जो 20% सीट्स हैं वो गर्ल कैंडिडेट के लिए साथ में रिजर्व कर दी गई हैं। तो कोई भी ऐसी बच्ची है जो आईआईटी की तैयारी कर रही है तो उसे सिर्फ जेई मेन नहीं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, तो आपको साथ में जेई एडवांस की तैयारी भी रखनी है। यहाँ पे एक की पॉइंट है, इसलिए इस चीज़ को अलग से लिखा हुआ है। और अगर आप ऊपर के 30,000 कैंडिडेट्स में अपने आप को जान समझते हो तो आपकी एक बहुत सॉलिड अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप जनरेशन 1 या जनरेशन 2 आईआईटीज़ के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे। अब मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थे?
लगभग अगर कोई बच्चा 24% स्कोर कर पाता है 2023 के पेपर में, तो उस बच्चे का जनरल कैटेगरी के अंदर मतलब जेई एडवांस जो है वो क्लियर हो गया था। आईआईटी के अंदर कहीं ना कहीं टॉप 16,000 सीट्स में उसे कुछ ना कुछ मिल जाता। इधर भी अगर आपको रैंक वाइज चाहिए, तो अगर आप टॉप 500 रैंक के अंदर आना चाहते हो तो आपके 190 प्लस मार्क्स होने चाहिए थे 2023 में। टॉप 1000 के लिए इतने, और टॉप 5000 के लिए लगभग 110 प्लस मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जिन बच्चों की टॉप 5000 में रैंक आ जाती है वो मेजॉरिटी केसेस में या तो आईआईटीज में ही जाना प्रेफर करते हैं, या कुछ केसेस के अंदर वो क्या कहेंगे कि भाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद चले जाएंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने की, पता उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर एनआईटीज के अंदर टॉप दो तीन एनआईटीज हैं उनके अंदर उन्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा तो वहाँ चले जाएंगे सिर्फ ब्रांच के लालच में। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब इनका जनरेशन 1, अच्छा आप सोच रहे होंगे जनरेशन 1, 2, 3 क्या कर रहे हैं। जनरेशन 1 आईआईटीज़ हैं जो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गई थी, जनरेशन 2 जो फिर कुछ साल बाद हुई, जनरेशन 3 वो हैं जो 2016 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। तो जितनी पुरानी आईआईटी है उसकी वैल्यू बच्चों की नज़रों में उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें कुछ कुछ आइडिया पता चल गया। ये 360 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ था। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यार अगर टॉप 5000 रैंक के अंदर आना है जेईई एडवांस के अंदर तो 110 प्लस मार्क्स चाहिए। 360 का पेपर था, हर सब्जेक्ट 120 मार्क्स का है, हर सब्जेक्ट 120 मार्क्स का है। और अगर मैं 110 के भी ऊपर ले आता हूँ टोटल, तो मेरा भाई टॉप 5000 के अंदर सिलेक्शन मुमकिन है। ये जनरल कैटेगरी के लिए बताया। सिमिलरली जब आप जेईई मेंस का देख रहे हो, अगर आपको ए प्लस प्लस कैटेगरी स्टूडेंट्स के अंदर आना है तो आपको 175 मार्क्स एंड अबव करते हो तो उससे हमारा बन जाता है। वो बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, एक एवरेज लिया गया यहाँ पे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोल्स के लिए। देखो यहाँ पे आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एक शायद 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसके लिए थोड़ा अर्ली है ये जानना कि मैं पता नहीं कहाँ रैंक लेकर आ पा रहा हूँ, पर जैसे अभी एक 12th क्लास का बच्चा है उसे काफ़ी हद तक पता होता है मेरी क्या तैयारी है, कहाँ पे मेरा गोल है। तो अगर आप वो बच्चे हो जो अपने आप को देखता है कि यार मैं 30 से 50 हज़ार तक ले आऊँ, कि भाई अभी तो मेरी बहुत ही कम प्रिपरेशन है, बहुत ही अभी कम प्रिपरेशन है, पर मैं चाहता हूँ कि यार मैं कहीं तो लैंड हो जाऊँ, एटलीस्ट मैं ए कैटेगरी स्टूडेंट बन जाऊँ, तो उस बच्चे बैकलॉग क्या कैसे कवर करे, कितना उसे पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आपको सिर्फ इस कैटेगरी में आना है, ए कैटेगरी में, तो आप क्या कर सकते हो यार, 12th तो आप पढ़ ही रहे हो, तो इसका पीसीएम आप अपना स्ट्रांग रखें जेई मेंस के हिसाब से। और साथ में 11th के अंदर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पकड़ लो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जेई मेंस को अगर हम देखें तो यूजुअली मैथ्स जो है ना यार वो बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हाई स्कोरिंग लगते हैं अगर आप पिछले कुछ साल से देखेंगे तो। अब इसके अंदर हर क्वेश्चन के जब मार्क्स हमें 4 मिल रहे हैं, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये देखा गया है कि बच्चे फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है इनके अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो कि भाई जिसका 11th का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो आप अपनी प्रायोरिटी 1 दे सकते हो 12th क्लास को, क्योंकि वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो अभी रिसेंटली आपने पढ़ी भी है। और 11th क्लास के आप 2 सब्जेक्ट पकड़ लो। अगर आप 2 भी नहीं पकड़ पा रहे तो आप ये करो, जेई एडवांस की तैयारी करो ही मत 11th क्लास की, आप सिर्फ जेई मेंस लेवल की कर लो। क्या चीज़ समझ में आई है भाई? जो ऊपर के 30,000 बच्चे हैं ना यार जिन्हें होता है, वही जेई एडवांस में हाई प्रोबेबिलिटी उनकी होती है कि वो अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जब मैं जेई एडवांस की भी तैयारी साथ में करता हूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम उधर जा रहा है, पर शायद अगर मैं सिर्फ जेई मेन की कोई तैयारी ही करूँ, ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी में आ सकता हूँ। और इस कैटेगरी में आना भी मेरी डेफिनेशन में एक अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरी इतनी तैयारी है मैं कर पाऊंगा, पर इसमें मैं आना चाहता हूँ। तो इस बच्चे के लिए 12th का अपना पीसीएम अच्छे से करें, और 11th का जो आप अपना कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ सकते हैं जिन्हें आप सिर्फ चाहे जेई मेन लेवल तक कर लो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब दूसरे बच्चे आ जाते हैं जो ए प्लस कैटेगरी के अंदर है। अब ये वाले जो बच्चे हैं इनको अगर अपना बैकलॉग कवर करना है तो फर्स्ट वही 12th जो है उसको तो भाई हम छोड़ेंगे ही नहीं, और साथ में 11th है इसके आप 2 सब्जेक्ट पकड़ लो। पर साथ में जब आप पढ़ो तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि भाई ये वो बच्चे हैं जिनका जेई एडवांस में भी एक अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये बच्चा जब पढ़े तो 12th का पढ़े तो जेई एडवांस लेवल के हिसाब से आप पढ़ो, और 11th में आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी कि आपके पास कितना समय है। ठीक है, अगर आपके पास कम समय है तो एटलीस्ट आप जेई मेन लेवल तक का जरूर पढ़ें। अगर आपके पास समय थोड़ा ठीक है तो आप ये कर सकते हो कि मान लो सेकंड सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स को आपने ढंग से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर दी। कुछ चीज़ें छोड़नी आपको पड़ेंगी, वो आपको कॉल लेनी है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ स्ट्रांग है, किस चीज़ में मैं ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ कम समय लगा के। तो ये एक कॉल आपको, अगर जो बच्चा ए प्लस प्लस कैटेगरी में आना चाहता है कि भाई मेरे को तो टॉप 10,000 रैंक में मैं आऊँगा, मेरा अच्छा कंसिस्टेंसी चल रहा है, डिसिप्लिन चल रहा है, ये वो बच्चा है जिसे भाई 12th और 11th, ठीक है, इस सब का ही पीसीएम अच्छे से करता है ये बच्चा, ये कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, ये मतलब सारी चीज़ें निपटा के जाता है। ये मैक्स टू मैक्स अगर कुछ छोड़ेगा ना तो ये 1/9 छोड़ देगा। मान लो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब लगती है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ लेगा, इनऑर्गेनिक खराब लगती है तो इनऑर्गेनिक को थोड़ा कम कर लेगा, या फिर मैथ्स के अंदर ये पूरी क्लास नहीं छोड़ेगा। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोनिक सेक्शन वीक है तो थोड़ा सा कोनिक छोड़ दिया,
पर ये बच्चा वो होता है जो मेजॉरिटी अपना A++ कैटेगरी में आता है कि अपना सिलेबस नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर आपको यार 175 मार्क्स स्कोर करने हैं तो मिनिमम आपके 250 मार्क्स के पेपर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। 300 में से 250 मार्क्स के पेपर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, तब आप कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब जो आदमी फिर भी छूट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे प्ले करती है। और वो बच्चा है जो भाई इस कैटेगरी में 200 230 स्कोर करना चाहता है, ये बच्चे तो 300 में से मोर और लेस लगभग कंप्लीट सिलेबस करके जाते हैं कि इन्हें 270 नंबर का तो पूरा अच्छा ग्रिप होता है, 20-30 नंबर के 2-4 टॉपिक इन्होंने छोड़ दिए होते हैं। तो क्या हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही है? A++ कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है साथ में एडवांस की तैयारी रखना। A+ कैटेगरी वाले बच्चे के लिए भी एडवांस की तैयारी रखना ज़रूरी है। जो बच्चा देखता है कि यार मैं A कैटेगरी में आ जाऊँ तब भी मेरे लिए सक्सेस है, तो ये बच्चा अगर सिर्फ जेई मेन को भी अपना एक टारगेट कर लेता है तो इसके लिए ठीक रहता है। तो ये आपने अपने आप को एक कैटेगरी में डाल लिया। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आप अभी अपने आप को कैटेगरी में मत डालो, अभी भागो। आपका गोल होना चाहिए ऊपर का, मेरे को A++ कैटेगरी के अंदर आना है। ये समझ में आ गई? अगर आपके पास एम्पल टाइम है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ऑलवेज टारगेट फॉर दिस, राइट। अब हम आगे वाली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अब जब हमने गोल्स के बारे में बात कर ली तो नेक्स्ट चीज होती है रिसोर्सेज, और उसके आगे की नेक्स्ट चीज होती है कि भाई प्लानिंग हम अपनी कैसे करेंगे। अब उस पर मैं सबसे पहले प्लान पे आना चाहूंगा। एक चीज यार हमेशा याद रखना, विच इज रूल ऑफ 1.5x। रूल ऑफ 1.5x क्या कहता है? अगर आप 4 घंटे की कोचिंग ले रहे हो तो भाई 6 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब जब घर में आके आप अपना पढ़ाई कर रहे हो प्लस रिवाइज कर रहे हो, इस तरह की। अब मैंने एक डेमो टाइम टेबल यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है हर एक बच्चे के लिए, और जैसे ये फर्स्ट वाला जो टाइम टेबल है ये उन बच्चों के लिए है जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते, नो स्कूल। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो शायद पूरे साल ही स्कूल नहीं जा रहे, राइट, तो उनके लिए तो पूरे साल वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगले पेज पे जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो है जिस दिन आप स्कूल गोइंग डेज हैं उन पे आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यार 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। पहला ये, ईच टॉपिक नीड्स टू बी रिवाइज 3 टाइम्स बिफोर जेई मेंस। जिस टॉपिक को आपने मिनिमम 3 बार रिवाइज किया होगा उसी के अंदर आप है ना यूँ निश्चित रहना। गोल ये नहीं है यार कि हम अपना सिलेबस कवर कर पाते हैं क्या, सिलेबस हर कोई कर लेता है, हर कोचिंग के अंदर सिलेबस कवर हो जाता है। गोल ये है कि क्या आपने मिनिमम 3 रिवीजन करे। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी जो नया टॉपिक आप इस हफ्ते पढ़ रहे हो मस्ट बी रिवाइज्ड इन द वेरी नेक्स्ट वीक। कि आज अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, ठीक है, एक तो क्लास के बाद आप रिवाइज कर लेते हो 24 आवर्स के अंदर, तो जो आपने 24 आवर्स के अंदर करा वो तो हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन। और फिर एक होता है जो आपको इन द वेरी नेक्स्ट वीक करना है, ये आपके दूसरा रिवीजन हो रहा होगा। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। जो आपने मेहनत करी ना उन सब पे पानी फिर जाएगा अगर रिवीजन नहीं किया। तो इसलिए बच्चे पूछते हैं भैया रिवीजन का टाइम कैसे दें। मान लेते हैं ये आपका नो स्कूल वाला डे है ना, तो स्कूल तो आप जा नहीं रहे इस समय, इस पर्टिकुलर केस में। अगर आपकी उस दिन कोचिंग होती है तो कोचिंग यूजुअली कितने समय की होती है? 4 से 5 घंटे की होती है। तो मैंने कहा 4 से 5 घंटे आपकी कोचिंग हो गई। घर जब आप आते हो तो आपके 3 घंटे का एक रिवीजन सेशन होना चाहिए। और ये रिवीजन सेशन किसको रिवाइज करेगा? ये कोचिंग में जो पढ़ाया आपने उसको रिवाइज करेगा। जो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारा एक फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए वो हम बेसिकली रिवाइज कर रहे होंगे। जो कोचिंग में पढ़ा उसको घर आके हमने रिवाइज कर लिया, होमवर्क कर लिया। और ये जो एडिशनल 1 से 2 आवर है इसके अंदर भी हमें रिवीजन करना है। कि मान लो कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो 5 घंटे हमारी 4 से 5 घंटे की कोचिंग हो गई, और वही 3 से 5 घंटे का हमारा रिवीजन होगा। भैया रिवीजन को इतना टाइम देना है? हाँ जी। तो टोटल आपका 9 आवर्स का स्टडी बन गया। मान लो अगर आपकी कोचिंग नहीं है उस दिन, तो आपको क्या करने हैं? एक 3 घंटे का स्लॉट, एक 2 घंटे का स्लॉट, एक 2 घंटे का स्लॉट, इसके अंदर तो पढ़ो नए टॉपिक। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। और जब भी आप, जैसे इसके अंदर आपने मान लो पढ़ा फिजिक्स, तो इसके अंदर आप पढ़ो केमिस्ट्री। एटलीस्ट 2 टॉपिक आपको जरूर रखने हैं एक दिन के अंदर, वरना क्या होगा? मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और जिस चीज को ज्यादा पढ़ोगे उसमें कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आपका मन करेगा मैं फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ता जाऊं। किसी बच्चे का मन करेगा मैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ता जाऊं, मैथ्स पीछे छूट गया। किसी बच्चे का मैथ्स ही मैथ्स में लगे रहे, एक चैप्टर में ही लगे रहे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको कोई लगता है लेंदी टॉपिक है तो उसको 3 घंटे वाले के स्लॉट के अंदर डाल दो। फिर आपने कहा केमिस्ट्री थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको मैं 2 घंटे के स्लॉट में डाल देता हूँ। फिर तीसरे टॉपिक में आप चाहो तो मतलब उन्हीं टॉपिक्स को मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे कर लो, या आपका मन है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लो, या आपका मन है तो फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से कर लो। फिर रिवीजन के स्लॉट तो हमें देने ही देने हैं। एक आपका 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, एक आपका 1 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। दिन के आपने 11 घंटे पढ़ाई करी उस दिन जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो और कोचिंग भी आपकी नहीं है। भैया 4 घंटे आपने रिवीजन के दे दिए। मैंने कहा हाँ, जेई जो है ये हमारा रिवीजन का ही गेम है कि हमने जो पढ़ा है उसे कितना रिवाइज। अच्छा, इस वाले रिवीजन में भैया क्या रिवाइज करना है हमें? ये हमें लास्ट वीक जो हमने पढ़ाई करा था उसको रिवाइज करेंगे।
ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, न्यू टॉपिक्स मस्ट बी रिवाइज द वेरी नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे हम इधर इनका रिवीजन कर रहे होंगे। जिस दिन हमारी कोचिंग है उसका तो उसी दिन हमने कर लिया, तो ये 24 आवर वाला रिवीजन हो गया और ये हमारा नेक्स्ट वीक वाला रिवीजन हो गया। क्या इसका हमारा क्लैरिटी मिला? भैया मैं तो स्कूल जाता हूँ, 5 दिन तो हमारे स्कूल होते हैं, ये 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी, क्या करें इसका? तो देखो ऑन स्कूल गोइंग डेज, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ ऐसा तरीका निकालो कि आपके स्कूल में आपको कम से कम जाना पड़े, अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर पाते हो तो, राइट। फिर भी जाना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि आपका स्कूल भी है उस दिन और साथ में कोचिंग भी है, तो अब टाइम कम बचेगा हमारे पास, तो 4 से 5 घंटे तो मैं मान रहा हूँ कोचिंग में आपके चले जाते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझ रहा हूँ मैं कि मान लो आपका जो स्कूल है वो सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक का आपका टाइम वहाँ जाता है, फिर आप कोचिंग के लिए निकलते हो तो आपका भाई 3 से लेकर 8 बजे तक का समय जो है वो कोचिंग के अंदर चला गया। फिर आप जब घर आते हो, घर आके खाना खाओगे तो करीबन आपने मान लो 9:30 से 11:30 तक रात को पढ़ाई कर लिया। अब ये क्या पढ़ रहे हो, जो आपने कोचिंग में पढ़ा है वही रात को आके रिवाइज कर रहे हो आप 9:30 से लेके 11:30 बजे तक। और ये जो 1 घंटा ये मैंने ऑप्शनल रखा है क्योंकि अब तो समय बचा ही नहीं और कहाँ से रिवाइज करें। तो ये ऑप्शनल का मतलब ये है कि भाई जब आप स्कूल गए थे, स्कूल में मान लो आपको 1 घंटा फ्री मिल गया तो आपने कुछ रिवाइज कर लिया अपना नोट्स निकाल के किसी सब्स्टिट्यूट पीरियड में, या फिर आप कोचिंग करने जा रहे हो तो ट्रैवल करना पड़ रहा हो, किसी ऑटो बस वगैरह मेट्रो के माध्यम से जा रहे हो, तो वो समय आपने 1 घंटा यहाँ पे निकाल दिया। तो ऑप्शनल है कि मतलब समय मिलता है तो हम रिवाइज कर लेंगे अपने समय को बेटर यूज। अब मान लो कोचिंग नहीं है, स्कूल जाना है पर कोचिंग नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक 3 घंटे का स्लॉट, एक 2 घंटे का स्लॉट, मान लो इसके अंदर हमने फिजिक्स पढ़ लिया, इसके अंदर हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, या इसके अंदर हमने मैथ्स पढ़ लिया, ये हमें न्यू टॉपिक के लिए रखना है। वहीं पे 1-2 घंटे का और 1-1 घंटे का हमें रिवीजन रखना है। ये 2 घंटे वाला तो मस्ट है और ये 1 घंटे वाला वही ऑप्शनल है कि भाई स्कूल के अंदर समय मिल गया या ट्रैवल में मिल गया। इसे इस तरीके से मानो कि भाई हम 7 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल के अंदर थे, ठीक है, अब कोचिंग वगैरह है नहीं तो आप आए, ठीक है, 2 बजे से लेके आप आराम से 3 बजे तक रेस्ट करो। अगर आपको मिल क्या भैया भाई 3 बजे तक तो घर पहुंच पाता हूँ मैं, कहाँ से रेस्ट करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट आधे घंटे का बीच में कहीं पे नैप ले सकते हो। 3 साढ़े 3 फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो कि भाई 3 से लेके 6 तक मेरा एक स्लॉट हो गया, ठीक है, फिर आपने 1-2 घंटे का स्लॉट और निकालना है। फिर रात को आपने कहा कि ठीक है भाई मैं लगभग 10 से 12 का एक स्लॉट और निकाल लेता हूँ, या 9:30 से 11:30 का एक स्लॉट और निकाल लेता हूँ। बड़ा टाइट शेड्यूल है ये, बड़ा टाइट शेड्यूल है, पर इस मोड के अंदर हमें आना होगा अगर आप अपना बैकलॉग कवर करना चाहते हो। मुझे आज भी याद, मैं 12th क्लास के अंदर था और हमारे टीचर ने कहा था कि यार मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे टाइम टेंशन करते रहते हैं, मेरा बैकलॉग है, मेरा बैकलॉग है, मेरा बैकलॉग है। अरे बैकलॉग सोचने से बैकलॉग खत्म नहीं होगा, उस किताब को पकड़ के पहले पन्ने से शुरुआत करोगे और पन्ने पलटेंगे, 2-3 घंटे पढ़ोगे, तब जाके वो पन्ने खत्म होंगे, तब जाके वो बैकलॉग खत्म होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा प्लानिंग डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से इधर अगर आप टोटल करोगे तो आप जब जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे तो कोचिंग वाले दिन 9 घंटे पढ़ लो कोचिंग को मिला के, और अदरवाइज आप 11 घंटे की। देखो हमें 15-16 घंटे आप में से कोई पढ़ता है, वेल एंड गुड, ठीक है, मतलब पर मुझे लगता है कि वो लॉन्ग रन में उतना कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे बड़े कम ही शायद पढ़ पाते होंगे। पर अगर आप 11 घंटे भी कर पा रहे हो एक दिन के अंदर और कोचिंग वाले दिन 9 घंटे, भैया ये कोचिंग वाले दिन 9 घंटे क्यों? क्योंकि यूजुअली बच्चों का 1-2 घंटे ट्रैवलिंग में लग जाता है, आता है, थकता है थोड़ा बच्चा, खाना दुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इधर 11 घंटे। सिमिलरली जब आप स्कूल जा रहे होगे तो आपके यहाँ पे देखोगे आप 5 + 7 7 आवर्स रखा है मैंने स्कूल के एडिशनल में, और इधर अगर आप देखोगे तो 4 और 2 इधर मैंने करीबन 6 से 7 घंटे रखा है, ठीक है। तो आई होप ये एक आपके लिए शेड्यूल हो गया जितने भी स्टूडेंट्स का बैकलॉग है। तो अब तक हमने क्या डिसाइड कर लिया, सबसे पहले कि हमारा गोल क्या है, कि भाई हम जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और साथ में मैं किस मार्क्स को, किस कैटेगरी A++ को टारगेट कर रहा हूँ, A+ को कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। तो इतना इतना अगर मैं पढ़ लूँगा तो मेरे लिए ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब साथ में हमें डिस्कस करने रिसोर्सेज। भाई ग्रुप ए में गोल इज डिस्कस्ड, प्लान इज डिस्कस्ड, अब रिसोर्सेज को डिस्कस करना बच गया है। रिसोर्सेज में यार एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बड़ा जेन्युइन होकर यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा। एक तो होता है कोचिंग मटेरियल, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कहीं भी आप पढ़ रहे हो और आपको उसका कोचिंग मटेरियल अच्छा लगता है तो उस कोचिंग मटेरियल पे ही स्टिक करें। एक सब्जेक्ट की हमें 10 किताबें नहीं पढ़नी है क्योंकि उन 10 किताबों का हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पर एक अच्छा अगर हमारा सोर्स है फिजिक्स का तो उसी के हमें मल्टीपल रिविजन जरूर करने हैं। चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे राइट रिसोर्सेज, कोचिंग मटेरियल या जो भी आपका स्रोत है, आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, आपके टीचर ने जो रेकमेंड किया है, आपने जो टीचर फाइनलाइज किया है और उस टीचर ने जो रेकमेंड किया है वो आपका हो गया कोचिंग मटेरियल। एक तो उसी पे स्टिक रहना है। फिर आप ये देख सकते हो यार, जहाँ भी मैं कोचिंग में जाता हूँ, मान लो मेरे को फिजिक्स अच्छे से समझ में आती है और केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है पर मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो वो मैथ्स का बच्चा ट्यूशन लगा सकता है। आप चाहे पर्सनल ट्यूशन लगा लो,
ये मैं एक वो चीज़ बता रहा हूँ जो काफ़ी बच्चे एक्चुअलिटी में करते हैं। मान लो आपका मैथ्स के अंदर बैकलॉग है और आप उसको कवर करना चाहते हो और कोचिंग आपकी आगे चल रही है, तो कैसे बढ़ाएं? आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहो तो यूट्यूब पे दुनिया भर के फ्री सोर्सेज हैं, पेड बैचेस भी ऑनलाइन काफ़ी सारे हैं, आप उनमें जा सकते हो। नहीं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, आप चाहो तो अपने काफ़ी लोग पर्सनल ट्यूशन भी लगा लेते हैं, अगर आपको एक अच्छा टीचर मिलता है तो। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, रिसोर्सेज नहीं, राइट रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राइट रिसोर्सेज कि अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे टीचर से करनी जरूरी है जो जेई एडवांस स्पेसिफिक पढ़ाते हो, उस लेवल तक खींच के जाते हो। जैसे यूट्यूब के ऊपर जेई एडवांस स्पेसिफिक कंटेंट आपको काफी कम मिलेगा, जेई मेंस का कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जेई एडवांस लेवल का ज्यादातर बच्चे इतना नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्या चीज समझ में आ रही है? तो उसके लिए शायद तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो फिजिक्स के अंदर अपना एक ट्यूशन ले लें कि 11th की मेरी मैकेनिक्स पूरी वीक रह गई है, तो मैं उसको कैसे करूँ, 12th का तो मेरा अभी चल रहा है, तो वो बच्चा कहता है मैं यार यहाँ पे एक पर्सनल अपने ट्यूशन लगा लेता हूँ। या फिर ये बच्चा क्या कहता है, किसी कोर्स के अंदर ऑनलाइन इनरोल कर लेता है और वहाँ पे मान लो इसको सिर्फ SHM और वेव्स के अंदर दिक्कत थी, तो वो क्या करेगा, उस पूरे कोर्स में से सिर्फ SHM पढ़ लेगा और वेव्स पढ़ लेगा एक ऐसे टीचर से जो उसे पसंद थे। क्या ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ आपको अपने साथ करनी है। मेरा यूजुअली एक्सपीरियंस ये रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले पेज पे आपको बताया था कि यार ये वाला बच्चा है, मान लो ए कैटेगरी में आपको लगता है मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, आप 12th का PCM कर लो। अब PCM करने के बाद बच्चे के पास यूजुअली इतना ही टाइम बचता है कि वो एक 4th सब्जेक्ट बस एक और ले पाए। समझ रहे हो? 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, रोज उनको रिवाइज भी कर रहे हो, आपके पास बैंडविड्थ है ही नहीं। अब अगर आपको बैकलॉग कवर करना है तो आप मैक्स टू मैक्स एक सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हो, और उसमें भी देख लो कि यार अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं जेई मेन लेवल का जरूर पढ़ लूं। अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाला हूं, बैकलॉग कवर करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने कहा कि कल उठ के मेरा क्या प्लान होने वाला है, मैं बना लेता हूँ। सुबह 7 बजे मैं उठूंगा, 7 से 8 तक मैं फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद भाई 8:30 से लेके मैं 11:30 तक अपना एक 3 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट रखूंगा जो भैया ने कहा था। फिर उसके बाद भाई मैं 12 से लेके 2 बजे तक एक और अपना 2 आवर का स्लॉट रखने वाला हूँ। फिर उस बच्चे ने कहा कि भाई 3 से लेके 6 बजे तक एक और मैं अपना 3 घंटे का स्लॉट रखूंगा। उसके बाद आपने कहा ठीक है भाई मैं 6:30 से लेके 8:30 तक अपना रिवीजन का सेशन रखने वाला हूँ। और फिर इस बच्चे ने प्लान बनाया कि ओके फिर मैं डिनर विनर करूँगा, फिर 9 से लेके 11:30 तक, अरे यार 3 तो नहीं पर चलो मैं 1-2.5 घंटे का अपना और एक रिवीजन सेशन रखने वाला हूँ। बड़ा अच्छे से प्लान बनाया बच्चे ने। फिर इसके घर में कोई फंक्शन हो गया या ये लेट नाइट तक टीवी देख रहा था, कुछ भी कारण वजह से जो इसे 7 बजे उठना था, ये बच्चा मान लो उठा 12 बजे। अब मेजोरिटी केस में हम क्या करते हैं, 12 बजे उठे हैं पर टाइम टेबल तो पिछली रात को बना ही लिया था, तो मान लो ये टास्क नंबर ए है, ये टास्क नंबर बी है, ये टास्क सी डी, ठीक है, और ये टास्क नंबर ई है। बच्चा 12 बजे उठ के सबसे पहले सोचता है मैं टास्क नंबर ए कर लेता हूँ। फिर वो कहता है अरे इसके लिए तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ये तो 11:30 तक मुझे ऑलरेडी पढ़ लेना था। फिर वो नेक्स्ट टॉपिक में भी डिले करता है, नेक्स्ट में भी डिले करता है, फिर इस टाइम टेबल की कोई अहमियत ही नहीं बचती। ठीक है, फिर पूरे दिन ही डिले और बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, अगर आप अपना लेट उठते हो तो इस पूरे को काटा मारो एंड मेक अ न्यू टाइम टेबल। और ये न्यू टाइम टेबल आप बनाओ 12:30 बजे से कि अच्छा मैं 12 बजे उठाऊँ, चलो ठीक है भाई 12:30 से लेके 3:30 तक मैं ये पढ़ लूँगा, फिर 4 से लेके 7 बजे तक मैं ये कर लूँगा, फिर भाई मैं 7:30 से लेके 8:30 तक का एक रिवीजन सेशन तो रखूँगा ही, भैया ने कहा था। फिर मैं एक 9 से लेके 11:30 तक का एक रिवीजन सेशन और रखूँगा। ये रिवीजन हो गए, ये न्यू टॉपिक हो गया और अब मैं सो जाऊँगा। तो दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड अ न्यू टाइम टेबल। इसी प्रकार से जब आप अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस का बैकलॉग कवर कर रहे हो तो काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं अरे यार बैकलॉग कवर कर रहे हैं तो ऐसा करता हूँ, 12th में आप अभी हो, 11th का बैकलॉग है, तो ये गलती मत कर देना कि भाई 12th की क्लासेस को छोड़ दिया और 11th पे आपने पूरा फोकस कर दिया। ये गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो क्लास आपकी चल रही है 12th में उनको तो लेना ही लेना है, अदरवाइज ये और बैकलॉग आपका बन जाएगा 12th क्लास का। साथ में 11th का जो PCM है, इनमें से कॉल ले लो कि यार क्या मैं एटलीस्ट एक और उठा के देख लूं, इन दोनों को होल्ड पे लगा देता हूं, सिर्फ फिजिक्स कर लेता हूं। या कोई बच्चा कह सकता है नहीं फिजिक्स नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री। तो 12th का तो PCM आप पूरा लेके चल ही रहे हो और साथ में आप ये तो करंट में जो क्लासेस चल रही हैं, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, उनको तो हमें कवर करना ही है। साथ में जहां नीड एंड नेसेसिटी होती है वहां पे हमें पीछे जाके एडिशनल टाइम में वो करना है। तो प्रायोरिटी 1 इज करंट जो हमारा चल रहा है, एंड प्रायोरिटी 2 इज इस करंट को समझने के लिए जो बेसिक कभी कभी होता है ना, मान लो आप एक ऐसा आगे का चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, अब क्या करें, यूट्यूब पे जाओ और उस पुराने कॉन्सेप्ट को सर्च करो और जो भी लेक्चर है वो समझ लो और वापस करंट तो हमें करना ही है, वरना बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो हमें करंट तो पढ़ना ही है और साथ में बैकलॉग का एक दिन हर दिन कुछ लेके आके उसको कवर करना है। क्या ये चीज समझ में आई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कवरिंग अ बैकलॉग। तो आई होप अब हमारे पास गोल भी है,
अब हमारे पास आपने अपने राइट रिसोर्सेज खुद के हिसाब से सेट कर लिए होंगे। देखो काफ़ी बच्चे कोटा सिक्कर के हैं, काफ़ी बच्चे दिल्ली के हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे साउथ के हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो अपने स्कूल के अंदर कोचिंग करते हैं। तो हर बच्चे को अपना डोज इस हिसाब से प्लानिंग खुद बनानी है, खुद के रिसोर्सेज सेट करने हैं। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जीक्यूट। भाई स्टार्ट आपको करना पड़ेगा पढ़ाई, कोई और आके लिए आपके। मैं भी एक चीज़ बता देता हूँ यार, अभी तो आप कोचिंग जा रहे हो, आप में से कुछ बच्चे, मेजोरिटी बच्चे शायद 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च कर रहे होंगे अपनी IIT JEE की तैयारी पे। ये मेन खर्चा नहीं है। अगर आप ऊपर की 50,000 रैंक में नहीं आते हो तो आप फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे होगे जिनकी फीस होगी 20 से 25 लाख रुपए। मैं तो कहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ डील कर लो। अगर मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में चला जाता हूँ तो जो पैसे मैं आपके प्राइवेट के बचाऊंगा उसके 10-20% में मेरे को ये चीज़ ला के दे देना, या वो मेरे ऊपर इस चीज़ में ऊपर और इन्वेस्ट करना। देखो यार 10 लाख में से हर एक बच्चा उन टॉप 50,000 टॉप 10,000 में नहीं आ सकता। बस एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गिव योर 100%। आपका कंपटीशन 10 लाख बच्चों से नहीं है। मैं भी बता देता हूं, आपका कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ है। ऊपर का जो टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स है वो बच्चा सीरियस है, वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है, वो कुछ रिवाइज कर रहा है। और उनमें से भी टॉप 50 में अगर आप आ जाते हो ठीक कॉलेज मिलते हैं, और टॉप 10 में और बढ़िया होता है, और टॉप 5,000 में तो जनाब आप बहुत अच्छे IITs के अंदर हो। राइट, तो अपने ऊपर ध्यान रखना है, बहुत हाईली पॉजिटिव रखना है। आप कर सकते हो अगर आप अपना 100% देते हो। और अगर 100%, अरे आपने 80% भी दिया और आपको लगता है 80% देने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो यूं समझ लेना ये चीज आपके लिए नहीं थी। लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस बच जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। पर अभी जिस एज ब्रैकेट में आप हो, क्लास 11th और 12th में, तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ाई एकमात्र जरिया होता है जिससे वो अपनी औकात बना सकता है, अपने आप को समाज में उठा सकता है। क्या चीज़ समझ में आ गई? हाँ, बचपन से आप ऑलरेडी कुछ क्रिकेट, स्विमिंग, कुछ और स्पोर्ट्स, म्यूजिक कर रहे हो और ऑलरेडी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो, वो बच्चे अलग हैं, वो अपना फिर दूसरे करियर पे ध्यान दें। बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए राइट नाउ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गिव योर बेस्ट। इस समय में आप तप रहे हो। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस फॉर JEE एंड NEET। वही सेम चीज बार बार रिपीट करनी है। 2 से 3 साल यार यहाँ पे लगा देना खुद के ऊपर, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस समय को। ठीक है, एंड तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।